बाप का किया आया है उसकी बेटी के आगे। क्या हो गया है फुप्पो, मरियम का क्या कसूर है? हुरैन ने तड़प कर कहा था। जाने फुप्पो को इस बात की कैसे खबर लगी थी। हालांकि रामीन और मरियम को फिलहाल उसने किसी को भी कुछ बताने से मना किया था। ये कुदरत का असूल है हुरैन, बाप का किया औलाद भरती है। आंखों में उतरती नमी को पूंछते वो खुद भी अफसुर्दा हुई थी। प्लीज़ ऐसा नहीं कहें, वो मासूम है इस सारे मामले में। हुरैन मजीद गोया हुई थी। मैंने तुम्हें कहा था जामिन, इसको मत लाओ हवेली, दूर रखो इसको हवेली से, मगर आखिर में तुमने उसे अपने घर की बहू बना ही लिया और मेरी कोई बात नहीं मानी। हालांकि जितना अली, रामीन और तुम लोगों ने किया है उतना बहुत था। पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, रामीन ने माँ की तरह प्यार दिया इसे, इतना सब क्या कम था? उस गलीज आदमी की बेटी को शाह खानदान की बहू बनाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? फुप्पो इस बार जामिन शाह को देखते हुए बोली थी। उस वक्त सब लाउंज में मौजूद थे। अली और रामीन एक सोफे पर साथ बैठे थे, जबकि फुप्पो और हुरैन एक साथ बैठी थी और जामिन शाह सर झुकाए अलग सोफे पर बैठा था। उनके अल्फाज तीर की मानित थे जो लाउंज में मौजूद तमाम नफूस के दिलों में खुब रहे थे। जिसके बाप दादा ने हमारे घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनकी बेटी है मरियम भी। कैसे हमारी नस्ल आगे बढ़ सकती है इस लड़की से? वो मजीद गोया हुई थी। दर हकीकत वो बेइंतहा अफसुर्दा हो रही थी। पुराने बहुत से जख्म आज उनके ताज़ा हो गए थे। फुप्पो प्लीज़। इस बार रामीन ने तड़प कर उन्हें देखा। गलती तुम दोनों की भी थी रामीन और अली, तुम दोनों को ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त अगर तुम दोनों भी मुझसे झूठ ना बोलते तो ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते वो यतीम खानों में ही पलते हैं, मगर नहीं, तुम दोनों ने भी उन दोनों का साथ दिया। सर झुकाए बैठे अली और रामीन से कहते वो फिर जामिन शाह और हुरैन से मुखातिब हुई। पुप्पो, वो हमारी बिया आपी की बेटी हैं, आप उसके लिए अपने दिल को क्यों सख्त कर रही हैं? इस बार जामिन ने उन्हें मुखातिब किया था। मगर वो उस शख्स की भी बेटी है जिसने हमारी बिया को बेइंतहा अजियत दी थी। इतने जख्म दिए हमारी बिया को कि हमारा पूरा ख़ानदान आज तक वो अजियत नहीं भुला सका। बोलते हुए उनकी आंखें भी बरस रही थी, जबकि उनकी बातों से बाकी सब भी माजी में खो गए। जामिन, तुम्हें हनी के साथ मरियम को भी बाहर ही भेज देना चाहिए था। वो फिर से जामिन से मुखातिब हुई। जामिन को वो वक्त याद आया जब बिया आपी का इंतकाल हुआ था और हनी और मरियम बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। मरियम तो उस वक्त शायद 1 साल की थी। तब उन दोनों को वो अपने साथ ले आया था, मगर फुप्पो ने उस वक्त ही शर्त रख दी थी कि या उन बच्चों के साथ ताल्लुक़ रखा जाए या फिर उनसे। उस वक्त जामिन और हुरैन ने उन्हें बहुत समझाया था कि ये बिया की भी तो औलाद है, मगर फुप्पो किसी तोड़ नहीं मानी। उस मुश्किल वक्त में अली और रामीन ने मरियम को अपने साथ रख लिया, जबकि हनी को अमेरिका भेज दिया ताकि वो अपने बाप के माजी से दूर रहे और किसी काबिल बन जाए। इन सारी बातों को मरियम से मत जोड़ें पुप्पो, मरियम इस घर की बहू ही नहीं बेटी भी है। जामिन ने मजबूत लहजे में उन्हें कहा। जिसने हमारी बिया को इतना सताया कि उसे कब्र में उतार दिया, उस शख्स की औलाद हमें कैसे अच्छी लग सकती है जामिन? हमारे घर की जान थी बिया। आशिर और अम्मी बिया के दुख में ही दुनिया से चले गए। वक्ती तौर पर मैंने अर्श की वजह से उसे कबूल किया था, मगर हकीकतन वो उस शख्स की बेटी है जिससे शाह हवेली को हमेशा ही दुख मिले हैं। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए। बाकी सब भी अफसुर्दा हुए थे, जबकि जीने से उतरती मरियम में मजीद कुछ सख्त सुनने की सकत ना रही और वो रोते हुए वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। फुप्पो, मरियम और हनी हमारी बिया आपी के बच्चे हैं। आखिरी वक्त में उन्होंने अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दी थी। खुदा की कसम, अगर मरियम की आंख में हवेली के किसी भी फर्द की वजह से आंसू आया तो मैं उसके साथ सख्ती से पेश आऊँगा। कोई भी मरियम को इस बात का ताना नहीं देगा। अर्श से मेरी बात हो गई है इस बारे में, शाम तक आ जाएगा वो भी, बाकी वो खुद ही मरियम को संभाल लेगा। जामिन शाह ने अपने मखसूस रोबदाराना अंदाज में कहा और उठकर अपने कमरे की सिमत बढ़ गए। बाकी सब खामोश बैठे रहे पीछे। हुरैन, मुझे एक बात तो बताओ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फुप्पो फिर से मुखातिब हुई। जी फुप्पो, पूछें। हुरैन ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। क्या सारी उम्र हमारा अर्श औलाद के लिए तरसेगा? उनका सवाल ऐसा था कि सब अपनी जगह मुंजमद हो गए। हुरैन की आंखों में अर्श की तस्वीर लहराई। अल्लाह ना करे, खुदा की ज़ात बहुत बड़ी है, दुआओं में बहुत ताकत होती है फुप्पो, खुदा मरियम की गोद भी भरेगा। हुरैन ने रामीन की जानिब देखते हुए फुप्पो को यकीन से कहा। चंद साल बाद तुम लोगों को एहसास होगा कि तुम लोग अर्श के साथ कितना गलत कर रहे हो। अभी उसकी उम्र ही क्या है, 26 साल सिर्फ।
इस उम्र में तो लड़कों की शादी भी नहीं हुई होती। मेरी बात मानो हुरैन, तो उसकी दूसरी शादी कर दो। उन्होंने बज़ाहिर सख्त बनते हुए कहा, मगर दिल उनका भी परेशान था। फुप्पो क्या हो गया आपको? फुप्पो की बात पर रामीन उठ खड़ी हुई थी। तुम लोगों ने वैसे ही हमदर्दी की, वरना ख़ानदान में और भी अच्छी लड़कियां थी। मुनतहा थी, अमल थी, तुम्हें ये दोनों नज़र नहीं आई हुरैन? बताओ मुझे। वो सवालिया नज़रों से हुरैन से पूछ रही थी, जबकि हुरैन ने सर दोनों हाथों में थाम लिया। और अली से मज़ीद कोई बात बर्दाश्त न हुई तो वो भी स्पाट चेहरा लिए शाह हवेली से बाहर निकल गए। फुप्पो आप ही हमारी बड़ी हैं, बिलाशुबा आप हमसे बेहतर फ़ैसला कर सकती हैं, मगर प्लीज़ ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जिससे मरियम का दिल टूट जाए। उनकी बात को नज़रअंदाज करके हुरैन ने अपनी बात कही तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। देखो बेटा, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ तुम लोगों की। अर्श शाह ख़ानदान का बड़ा वारिस है। उसकी बीवी का इंतखाब करते हुए खसूसन तुम्हें पहले ख़ानदान की लड़कियों को नज़र में रखना चाहिए था। बात अभी भी नहीं बिगड़ी। मुनतहा या अमल, दोनों में से किसी से भी अर्श की शादी करवा दो। बाकी मरियम को अर्श छोड़े या ना छोड़े ये उसकी मर्ज़ी। कम अज़ कम औलाद तो होगी ना उसकी दूसरी शादी से। उनके तफसीली मशवरे को सुनकर हुरैन और रामीन एक दूसरे को देखने लगी। अमल की तरफ से तो इनकार समझे आप फुप्पो, मैं अपनी दोनों बेटियों को जानते बूझते हुए अजियत में मुब्तला नहीं कर सकती। रामीन कहते हुए उठ खड़ी हुई। प्लीज़ फुप्पो, जामिन के सामने कोई ऐसी बात मत कीजिएगा। उनके लिए मरियम सिर्फ उनकी बहू या उनकी बहन की बेटी नहीं है, बल्कि वो मरियम और उर्वा में कोई फ़र्क नहीं करते। बाहर निकलते हुए हुरैन के अल्फाज रामीन की समातों तक पहुँचे तो उसके दिल को यह गोना सकून पहुँचा। वो अपने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही बेड पर सीधी लेटी छत को घूर रही थी। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी जो अतराफ को वाजे कर रही थी। रात के उस पहर वो जाग रही थी, मतलब जैसा उसने सोचा था उसने अपनी वैसी ही हालत बना ली थी। वो दरवाज़ा लॉक करता, बैग उतारता उसके करीब पहुंचा था। वो पुलिस वर्दी में ही मलबूस था। शर्ट के बाजू कोहनियों तक मोड़े हुए वो खासा थका हुआ लग रहा था, जबकि मरियम मुसलसल साकित निगाहों से छत को घूर रही थी। अरशा ने अपनी जीरक निगाहों से एक नज़र में ही उसके नाजुक वजूद का जायज़ा लिया था। वो काले रंग के रेशमी फ्रॉक, चूड़ीदार पाजामा जेब तन किए हुए थी, जबकि दुपट्टा कुछ फासले पर पड़ा था। स्याह रंग में उसकी सफ़ेद रंगत मजीद दमक रही थी, मगर हर पल जिस चेहरे पर रौनक रहती थी, आज वो पाकीज़ा चेहरा जर्द और थकान ज़दा लग रहा था। मरियम की ये हालत देखकर अर्शा के दिल को धचका लगा था। वो अपनी जान से अजीज़ बीवी को कभी भी इस हालत में नहीं देख सकता था। मरियम, अर्श की आवाज़ बमुश्किल उसे खुद को सुनाई दी थी। जाने मरियम ने सुनी भी थी या नहीं, मगर वो मुसलसल छत को घूर रही थी। मरियम, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, अर्श मोहब्बत से कहते उसके पास बेड पर जाकर बैठ गया। अर्श की मोहब्बत भरी आवाज़ सुनते ही मरियम ने चेहरे का रुख अर्श शाह की सिमत किया। क्यों अपने आप को अजियत दे रही हैं आप मरियम? अर्श ने झुककर उसके माथे पर हिद्दत भरा लम्स छोड़ा तो अर्श के इस कदर मोहब्बत भरे अंदाज से मरियम की आंखें भीगने लगी और यही सोच उसके जहन में आई कि उसकी इतनी बड़ी महरूमी जानने के बाद क्या अर्श उसे ऐसे ही प्यार और मान देगा। शाजी, मरियम उसे मुखातिब करती उससे लग गई और सिसकने लगी। शाजी, मैं अर्श के गिर्द सख्ती से अपने बाजुओं का हिसार बनाए वो बोली, जी मेरी जान, हुक्म करें। अर्श ने भी उसके गिर्द हिसार बांधते हुए धीरे से कहा तो मरियम के रोने में मजीद रवानी आई। ऐसे मत रोएं मेरी जान, मैं आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्श ने उसे खुद से दूर किया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, शाजी, मैं कभी माँ। अर्श ने मरियम के लबों पर हाथ रखकर उसे मजीद बोलने से रोक दिया, जबकि मरियम अब पथराई निगाहों से अर्श को देख रही थी। कुछ भी नहीं हुआ मरियम, कुछ भी नहीं, खुद को रिलैक्स रखें। अर्श ने उसकी कमर सहलाते हुए कहा, आपको नहीं पता। मरियम नफ़ी में सर हिलाते बोली, क्या नहीं पता? सब पता है मुझे। अर्श ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए कहा, पता नहीं आपको कुछ भी? नहीं पता आपको कुछ भी कि मैं? मरियम ने बोलते हुए सर झुका लिया, जबकि उसकी बात अधूरा छोड़ने पर अर्श ने उससे पूछा, क्या आप? शाजी, मैं कभी माँ। अर्श ने फिर उसके लबों पर उंगली रखकर उसे मजीद बोलने से रोका। सब जानता हूँ मैं मरियम, ऐसा कुछ भी सोचकर खुद को अजियत मत दें आप। फ़िलहाल कुछ भी मत सोचें, मैं हूँ ना आपके पास और मेरे पास आप हैं। क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं हैं? अर्श ने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर आखिर में उससे सवाल किया तो मरियम मजीद शिद्दत से रोने लगी। प्लीज़ मरियम, ऐसे मत रोएं।
अर्श ने दोबारा उसे खुद में भींच दिया था। मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती। रोने के बाइस वो टूटे फूटे अल्फाज ही अदा कर पाई। आप बजाते खुद मेरी खुशी हैं मरियम। अर्श ने उसके दाएं नम रुखसार को लबों से छूते हुए कहा तो मरियम दोबारा रोने लगी। मैं आपको औलाद नहीं दे सकती। इंशाल्लाह खुदा हमें इस नेमत से महरूम नहीं करेगा। आपको खुदा पर कामिल यकीन होना चाहिए। मरियम की बात तहम्मुल से सुनने के बाद अर्श ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, छोटी नानो सही कहती हैं, मुझे मेरे बाप के किए की सज़ा मिल रही है। वो अर्श की बात यकसु नज़रअंदाज कर गई थी, जबकि आज दोपहर फुफ्फो की बातें सुनकर वो जो बेहद दिल बर्दाश्ता हुई थी, यही बातें उसे मज़ीद महरूमी का एहसास दिला रही थी। मरियम, ये किस तरह की बात कही आपने मेरी जान? अर्श के माथे पर बल पड़े थे। मैं आपके काबिल नहीं हूँ शाहजी। मैं गलीज़ बाप की औलाद हूँ। मरियम तो रोते हुए बोल गई, मगर उसकी बात अर्शाह ने कमाल ज़ब्त से सुनी। मरियम, आप बिल्कुल अपने नाम की तरह पाकीज़ा हैं। मैं अर्शाह इस बात की गवाही देता हूँ कि आप पाकीज़ा हैं। आइंदा आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। बस ये याद रखें कि आप मरियम अर्शाह हैं, यही आपकी पहचान है। बाकी जहाँ तक औलाद की बात है तो खुदा जब चाहेगा हमें अपनी नेमत से ज़रूर नवाजेगा। हम दोनों उस वक्त का सब्र से इंतज़ार करेंगे। अर्श की गर्दन और कसरती बाजू की रगें तन चुकी थी, मगर वो बहुत तहम्मुल से बोल रहा था, जबकि उसकी बात पर मरियम बिल्कुल खामोश हो गई थी। काफ़ी देर अर्श उसे नरमी से समझाता रहा, यहाँ तक कि उसे एहसास हुआ कि मरियम काफ़ी हद तक संभल गई है। हुरैन, फुफ्फो की बात सुनी तुमने? हुरैन जब कमरे में दाखिल हुई तो जामिन शाह ने उसे कलाई से थाम कर अपने साथ सोफे पर बिठाया और गोया हुआ। कौन सी बात? हुरैन ने निगाहें चुराते हुए पूछा। यही कि बाप का किया औलाद के आगे आता है। वो ज़मीन को घूरते हुए गोया हुए। जामिन, आप ये सब मत सोचें। हुरैन ने जामिन शाह के सियाने पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं हुरैन, फुफ्फो की बातों ने मुझे ये सब सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई बाप का किया औलाद के आगे आता है, वरना मरियम तो बिल्कुल बेकसूर है। उस जैसी नेक बच्चियां आज के ज़माने में बहुत कम होती हैं। आसिम का तो अक्स भी नहीं है उसमें। हाँ, बिया आपी जैसी लगती है मुझे, मगर देखा तुमने, कुदरत ने उसे सज़ा के लिए चुना। जामिन स्पार्ट अंदाज में बोला था। जामिन, आप प्लीज़ ऐसे मत सोचें। खुदा नाइंसाफ़ी नहीं करता किसी के साथ भी, बल्कि अपने से करीब लोगों का इम्तहान लेता है ताकि उन्हें अपने मज़ीद करीब कर सके। हुरैन जामिन की आंखों में तैरती नमी देखकर तड़प कर बोली थी, तुम भी तो बेकसूर थी। हुरैन, तुमने तो मुझे दिल से माफ़ कर दिया है ना? हुरैन, मेरी उर्वा भी बेकसूर है। जो कुछ किया माजी में वो मैंने किया था। कहीं मरियम की तरह मेरी बेटी भी मेरे कफ़ारे तो अदा नहीं। जामिन बच्चों की तरह रोते बोल रहा था। जामिन, प्लीज़ ऐसा मत कहें आप। आसिम को मरते दम तक अपने किसी गुनाह का एहसास नहीं था, मगर आपको एहसास था। आपने माफ़ी मांगी। आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत सोचें। जामिन शाह के लबों पर हाथ रखकर वो उससे बोली थी, हुरैन, तुम दुआ करो, तुम तो माँ हो ना। उर्वा के लिए दुआ करो कि खुदा को अगर सज़ा देनी है तो मुझे दे दे, मगर मेरी बेटी के आगे ना आए मेरा किया। जामिन शाह बहुत टूटा हुआ था। हुरैन का दिल भी जामिन शाह की हालत देखकर रो रहा था। जामिन, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ संभालें खुद को। वो रोते हुए बोली तो जामिन यकदम खामोश हो गया, जबकि हुरैन को जामिन शाह की खामोशी भी अजियत दे रही थी। अब वो अगले दिन शाह हवेली आई थी, ये देखने के छोटी नानों को सब बताने के बाद वहाँ क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। जामिन शाह और अर्श शाह की क्या हालत है। मामा ने उसे अर्श शाह की आमद की खबर रात को ही दे दी थी। वो अर्श शाह और जामिन शाह की अजियत को देखने की ख्वाहिशमंद थी। पहले वो छोटी नानों के पास पहुंची। कुछ देर उनके पास बैठने के बाद वो मरियम के कमरे की जानिब बढ़ती। जब उसे सीढ़ियों के पास से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो सीढ़ी की ओट में छुपकर सुनने लगी। तुम क्यों रो रही हो? ये तो अशल की आवाज़ थी, मगर वो किससे मुखातिब था? क्योंकि हमारा पूरा घर रो रहा है। ये उर्वा की आवाज़ थी, मगर अशल और उर्वा क्या कर रहे हैं यहाँ? उसे हैरत हुई। उर्वा, हम रोने की बजाय दुआ भी तो कर सकते हैं कि अल्लाह हमारी मरियम को बेबी दे दे। मरियम भाभी बहुत अच्छी हैं और अर्श भैया तो मेरे हीरो हैं। फिर अल्लाह ताला ने उन दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो दोनों अल्लाह को भी प्यारे हैं, इसलिए खुदा उनकी आजमाइश ले रहा है। मज़ीद सुनने की बजाय अमल वहाँ से हट गई थी और मरियम के कमरे की जानिब बढ़ गई। दूर से ही अर्शा उसे कमरे से निकलता नजर आया। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, कफ कोनियों तक मोड़े, वो बिल्कुल संजीदा था। बालों में हाथ फेरता वो कदम कदम चलता उसके पास से गुजर गया
अमल ने मुड़कर उसे देखा, यहाँ तक कि अर्शा उसकी निगाहों से ओझल हो गया। अभी तो शुरुआत है अर्शा, आगे देखना, तुम और तुम्हारा घर मजीद तड़पेंगे, शातराना अंदाज में कहते वो आगे बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर दाखिल हुई तो मरियम सामने ही कुर्सी पर बैठी थी। सुर्ख रंग के जोड़े में दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। वज़ू का पानी चेहरे पर चमकता उसे मज़ीद दिलकश बना रहा था। वो शायद नमाज पढ़ने लगी थी। चेहरे पर ज़मानों की थकान थी, जैसे लंबी मुसाफत तय की हो। अमल को इस सब में पहली बार मरियम को देखकर बेतहाशा दुख हुआ। चाहे शाह हवेली के मकीनों से वो कितनी भी नफरत क्यों ना करती हो, मगर मरियम उसकी बहन थी, वो बहन जो उस पर जान देती थी। उसे इस हालत में देखकर उसका दिल दहल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से मरियम अमल की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी, जबकि अमल ने अपने कदम मरियम की जानिब बढ़ाए। मरियम भी आगे लपक कर अमल के गले लगी। मरियम के रोने में इतना दर्द और शिद्दत थी कि अमल भी खामोश आंसू बहाने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो किन अल्फाज में मरियम को तसल्ली दे। उसका दिल मरियम की हालत देखकर तड़पने लगा था। वो यहाँ शाह हवेली के मकीनों को तड़पता हुआ देखने आई थी, मगर खुद अपनी बहन के दर्द को महसूस करके अब तड़प रही थी वो।